इमेजिन कीजिए आपके बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ का है और उसमें कितना लीकेज हो सकता है। आप बोलोगे मेरा बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। देखिए, अगर आपके 75 लाख ओवरड्यू चल रहे हैं मार्केट में, जो 90 डेज से ऊपर हो गए हैं, और 50 लाख की स्लो मूविंग इन्वेंट्री चल रही है आपके बिजनेस में, और 25 लाख का आपने पिछले एक साल में एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, समझ नहीं आ रहा स्टाफ ने डिस्काउंट कहाँ से दे दिया, और 30-40 लाख की इंक्वायरी नहीं आती है जो हर महीने आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, और 10 से 15 लाख आप हर महीने खर्चा कर देते हो कस्टमर कंप्लेंट को ठीक करने में, रिवर्क करने में, या उसको नया प्रोडक्ट देने में। तो आपके बिजनेस में कितना एक्सपोजर होगा यहाँ पे, मंथली या एनुअली? मंथली एक्सपोजर 50 लाख से 1 करोड़ का है और एनुअल लॉस तो कई करोड़ का हो रहा है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई केस स्टडी नहीं बता रहा आपको। लेकिन देखिए, बिजनेस में कहीं ना कहीं से रेगुलर आपका प्रॉफिट या पैसा लीक हो रहा होता है, जो आपको नहीं समझ आ रहा होता कहाँ से हो रहा है। होता क्या है, जो आपके बिजनेस में ऐसी लीकेज की प्रॉब्लम है ना, वो एक साथ नहीं दिखती। और जब पैसा लीक होता है ना, तो कोई अलार्म नहीं बोलता। बैंक अकाउंट से पैसा एक दिन में गायब नहीं होता, बल्कि धीरे 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 होता है। और जब तक आपको पता चलता है, तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। आप P&L बनाते हो, बैलेंस शीट भी बनाते हो, और कई लोग तो मंथली MIS रिपोर्ट भी बनाते हैं कि मंथली प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, कौन सा खर्चा बढ़ रहा है, कौन सा कम होगा, कहाँ पे GP कम हो रहा है, सब बनाते हो। लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम आने के बाद पता चलता है क्या हुआ, और फिर क्या एक्शन लेना है ये तो समझ ही नहीं आता। तो इस सबके सोल्यूशन के लिए मैं आपको आज एक 1 पेज डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत इजीली बनेगा। उसके लिए आपको कोई पावर BI, कोई बढ़िया महंगा ERP या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ये आप सिंपल गूगल शीट या एक्सेल में बना सकते हो। आपको सिर्फ कुछ नंबर ट्रैक करने हैं, मैं बताऊंगा कौन से नंबर ट्रैक करने हैं और कौन से नंबर को आपने ग्रीन, एम्बर या रेड सिग्नल देना है, और फिर आपने कैसे उस काम के लिए अपने स्टाफ में ओनर को ढूंढना है और उसको काम असाइन करना है और उसका रिव्यू करना है और एक मीटिंग कैसे करनी है। तो ये डैशबोर्ड आपके करोड़ों रुपए नहीं बचाएगा, लेकिन करोड़ों की लीकेज होने को समय से पहले बता देगा कि आप करोड़ों को लीकेज को कैसे बचा सकते हो। डैशबोर्ड बनाने से पहले हमें समझना होगा कि डैशबोर्ड और नॉर्मल रिपोर्ट में क्या फर्क होता है। रिपोर्ट्स तो आप बना रहे हो सारे, लेकिन डैशबोर्ड में कुछ डिफरेंस होता है। और मैंने ये कहाँ से सीखा बनाना, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। मैं हूँ CA अरुण गर्ग, इंडिया का लीडिंग बिजनेस एग्जीक्यूशन और सिस्टम एक्सपर्ट, और द एग्जीक्यूशन गैप बुक का ऑथर और फाउंडर ऑफ closetheGap.in। मैंने बिजनेस को 3 एंगल से देखा है। पहले नंबर से देखा, फिर ऑपरेशन से देखा, फिर एग्जीक्यूशन से देखा। तो मैंने देखा जो मेरे क्लाइंट्स थे ना, बिजनेस ओनर, उनके पास ना डाटा की कमी नहीं थी, डाटा तो बहुत था, लेकिन टाइम पे उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी जिसके बेस पे वो डिसीजन ले सकें और अपने बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट कर सकें। और उनको ये पता ही नहीं होता था कि मेरे को अटेंशन कहाँ पे देनी है और कहाँ पर अटेंशन नहीं देनी। तो P&L, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाते हो, बड़ी जरूरी रिपोर्टें हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पर उनकी ये लिमिटेशन है कि जो आपका बहुत सी चीजें उसमें नहीं दिखती। जैसे आपका मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है, वो P&L में आपको नहीं दिखेगा, उसमें सिर्फ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखेगा। डेटर आपके बढ़ रहे हैं, कलेक्शन स्लो हो रही है, स्टॉक की एजिंग बढ़ रही है, वो सब पता नहीं चलेगा आपको। आपको तो साल के एंड में दिखेगा एकदम से कि नंबर में चेंज हो गया है, कैसे हुआ वो नहीं पता लगेगा। सेल बढ़ रही है, घट रही है, ये भी नहीं पता चलता। बिकॉज क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो गया या मार्केट में ओवरऑल डिमांड बढ़ गई, तो हमें लगता है कि हमारी सेल बढ़ रही है, पर सेल एक्चुअल में कितनी बढ़नी चाहिए थी वो नहीं पता लगता। एग्जाम्पल, आपकी सेल 50% बढ़नी चाहिए थी लेकिन 20% ही बढ़ी है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इतनी सेल बढ़नी चाहिए थी, कितनी एक्चुअल में बढ़ी है। तो डैशबोर्ड है ना जो, ये आपके अकाउंट्स को रिप्लेस नहीं करता। आप टैली, बीजी या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो आपको यूज करना ही करना है। ये डैशबोर्ड सिर्फ एक ना डिसीजन बनाने में, लेने में आपकी हेल्प करता है, तो मैं इसको डिसीजन डैशबोर्ड भी बोलता हूँ। और अगर कोई नंबर आपका डिसीजन नहीं चेंज कर पा रहा, तो उस नंबर को आपके डैशबोर्ड में होना ही नहीं चाहिए। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के पहले 3 रूल देखने हैं। सबसे पहला, कि डैशबोर्ड सिंगल स्क्रीन पे होना चाहिए। अगर आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, नीचे जाना पड़ रहा है, तो डैशबोर्ड का साइज छोटा करना पड़ेगा। एक ही स्क्रीन पे होना चाहिए और ओनर को सब कुछ एक टैब पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टैब्स या मल्टीपल पेजेस आपने देखने हैं। और उसी स्क्रीन में जो प्रॉब्लम है, जो रिस्क है, जो आपने उसके बाद एक्शन लेना है और किस पर्सन को असाइन करना है, वो भी वहीं पे दिख जाना चाहिए। तो जो डैशबोर्ड है ना,
उसको समझने के लिए आपको 2 या 3 घंटे नहीं होने चाहिए, 5 से 10 मिनट में ही आपको समझ आना चाहिए कि डैशबोर्ड क्या बता रहा है आपको। सेकंड रूल है कि इसमें सिर्फ एक्सेप्शन दिखे, सब कुछ ना दिखे। एग्जाम्पल, आपके 500 कस्टमर हैं, तो आपको सारे कस्टमर का डाटा नहीं चाहिए। यहाँ पे जो कस्टमर आपसे ऑर्डर नहीं दे रहे, स्टॉक नहीं बाय कर रहे, वो चाहिए, या जिनकी पेमेंट लेट है, कलेक्शन नहीं आ रही टाइम पे, वो चाहिए। इन्वेंट्री में 2000 एसकेयू है, लेकिन मोस्टली एसकेयू नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो जो एसकेयू बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गई है, वो होने चाहिए, या जो फास्ट मूविंग एसकेयू की शॉर्टेज हो गई है, वो होने चाहिए। सेम ऑर्डर आपको सारे कस्टमर के ऑर्डर नहीं देखने हैं। अगर आप वीकली डैशबोर्ड बना रहे हो, तो एक एक वीक में जितने ऑर्डर डिले हुए हैं, सिर्फ वो देखना ही बहुत है। तो डैशबोर्ड का काम पूरा बिजनेस दिखाना नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन ही दिखाना है। तीसरा रूल, जितनी भी आइटम डैशबोर्ड में रेड में होंगी, उनमें आपको एक्शन लेना है। तो हर रेड आइटम के पीछे आपको पर्सन का नाम, कि किस पर्सन को ये काम असाइन किया था या किससे बात करनी है, और उसने उस पर अगला एक्शन क्या लिया और क्या डेडलाइन है, ये ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। तो आपकी टीम को आपके पास डैशबोर्ड में ये चीज डालने से पहले पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, ताकि आप डैशबोर्ड को देख के उसी टाइम एक्शन लेके काम को स्पीड दे सको। अगर ये नहीं होगा, तो सिर्फ ये तो कलर कोडिंग हो जाएगी और रिपोर्टिंग हो जाएगी, और डैशबोर्ड किसी काम का नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि डैशबोर्ड में आपने कौन कौन से सेक्शन बनाने हैं और कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, ताकि आप उस पर काम कर सको। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके गाइडेंस के लिए है। ये नहीं है कि आपने थंब रूल की तरह ये सब कुछ ही करना है। शुरू में आप ये कीजिए, उसके बाद आप चीजों को प्लस या माइनस करके डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है कैश एंड कलेक्शन। इसमें हमने सिर्फ कैश या बैंक का बैलेंस नहीं लिखना, बल्कि ये भी लिखना है कि बैंक का जो रिजल्ट है वो कैसे चेंज होगा, अगले वीक में कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा, और कहाँ कहाँ से आपकी पेमेंट ओवरड्यू हो गई है, जो ड्यू डेट क्रॉस कर गई है लेकिन पेमेंट अनपेड है। फिर इसके सेक्शन होंगे एजिंग के। जैसे आपने क्लाइंट से पैसा लेना है, उसको आप एजिंग कर सकते हो कि 0 से 30 दिन में कौन से क्लाइंट हैं, 30 से 60 में कितने, 60 से 90 और 90 से 120। आप अपने बिजनेस में क्रेडिट टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि जिस कस्टमर की पेमेंट 60 से 90 में है, जैसे उसको आपने एम्बर कर दिया, तो उस पर आप एक्शन ले भी सकते हो, या अपनी टीम से बात कर सकते हो कि क्यों नहीं आई, उसको स्पीड अप कर सकते हो। तो जो कस्टमर 90 दिन से ऊपर है, वहां पर आपको खुद इंटरवीन करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा कि मैंने क्या एक्शन लेना है, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना है, या उसकी सप्लाई क्लोज करनी है, या पार्टी से बात करनी है, या फिर सेल्स स्टाफ को वहां उसके ऑफिस भेजना है। इसके बाद अगला मैट्रिक कैश में ही है कि मिस पेमेंट प्रोमिसेस। तो जब आपकी टीम ना पेमेंट के लिए कॉल करती है, तो आपको कोई ना कोई कस्टमर बोलता है मैं पेमेंट हफ्ते बाद कर दूंगा या 4 दिन बाद कर दूंगा, कोई ना कोई डेट देता है। तो जब डेट पे पेमेंट नहीं आती, टीम फिर दोबारा कॉल करती है। तो आपको ये मेंशन करना है कि कौन कौन से कस्टमर ने प्रॉमिस डेट पे पेमेंट नहीं करी, और आपकी टीम में जब दोबारा कॉल किया तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिला, फिर इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, और कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑलरेडी उसमें लिखा होना चाहिए। तो पेमेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि पेमेंट कब आएगी, क्वेश्चन ये है कि पेमेंट लेट क्यों हुई और अगला अगला एक्शन क्या है। तो पॉसिबल एक्शन क्या होंगे, पैसा कलेक्ट कर लोगे, या डिस्प्यूट कोई होगा उसको रिजोल्व कर लोगे, फर्दर क्रेडिट बंद कर दोगे, एस्केलेट करोगे किसी ना किसी को, और या फिर इसको राइट ऑफ कर दोगे, पैसा कलेक्ट नहीं हो सकता, या लीगल एक्शन लोगे। कैश लीकेज के बाद अगला लीकेज होता है सेल का लीकेज। अगर सेल नहीं हो रही तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा। तो आपने देखना है इसके अंदर पहला मैट्रिक कि कौन कौन सी आपके पास इंक्वायरी आई, इनबाउंड आपके पास कॉल्स आई, इंक्वायरी आई, या कोई रेफरेंस आया जिसके ऊपर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, या फिर रिस्पॉन्स तो लिया, रिस्पॉन्स लेट लिया, कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद रिस्पॉन्स लिया। तो ये यूनिवर्सल नंबर नहीं है, हर बिजनेस की अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ बिजनेस को 1-2 घंटे में रिस्पॉन्स देना होता है, कुछ बिजनेस 2 दिन में रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ बिजनेस 1 वीक में रिस्पॉन्स देते हैं। फिर रिस्पॉन्स देने के बाद जब क्लाइंट ने कुछ मांगा, तो आपने कोटेशन बना के देनी थी। तो कहाँ कहाँ पे कोटेशन बनानी पेंडिंग है, और पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, और कौन से पर्सन के पास पेंडिंग है, और किसका क्या सोल्यूशन है। और इसी में सेल में थर्ड है कि कहाँ कहाँ पर आपको रेफरेंस आया है या इंक्वायरी आई, आपने कोटेशन दे दी लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिला, फिर एक्सपेक्टेड ऑर्डर की वैल्यू क्या थी और क्या रीजन था, ताकि आप उस पर चेक कर सको कि आपके पास क्यों नहीं ऑर्डर आ रहे, मार्केट में आप में क्या कमी है या आपके प्रोडक्ट में, आप उस पर टाइम पे एक्शन ले सको। रीजन कुछ भी हो सकता है, प्राइस ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दिया, या प्रोडक्ट नहीं था आपके पास, या पार्टी उधार मांग रही है और हम उधार देना नहीं चाहते। ये सब रीजन हो जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्यों कस्टमर को लूज कर रहे हैं, हम उस पर एक्शन ले लेंगे। क्योंकि सेल के बिना सब कुछ ही अधूरा है। कोई हर न्यूज बैड न्यूज है अगर बिजनेस में सेल नहीं हो रही, और सेल हो रही है तो हर न्यूज गुड न्यूज बन जाती है।
अगला सेक्शन है मार्जिन एंड डिस्काउंट। अब सेल तो हो रही है लेकिन आपको डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, मार्जिन कम करना पड़ रहा है, तब भी इशू है। तो आपने देखना है मिनिमम मार्जिन आपने कितना लेना है। ये मिनिमम मार्जिन ना मार्केट के एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज, कस्टमर वाइज और प्रोडक्ट वाइज या कोई ब्रांड वाइज भी हो सकता है। अगर आप मल्टीपल ब्रांड में काम करते हो तो आपको देखना है कि अगर उस लिमिट से मार्जिन से कम पे स्टॉक सेल हुआ तो क्यों हुआ। तो जहां जहां आपके मिनिमम मार्जिन से कम मार्जिन पे प्रोडक्ट सेल हुआ, इनवाइस वाइज या कस्टमर वाइज, वो एक्सेप्शन इस डैशबोर्ड में आएगा। वो आप वहां पे देखोगे कितनी ऑर्डर की वैल्यू है, कितना मार्जिन मिलना चाहिए था, एक्चुअल मार्जिन क्या मिला, क्या रीजन है और किस पर्सन ने अप्रूवल दी। अप्रूवल देने के बाद ये क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, जिससे बिजनेस को फायदा हो रहा है, या कैजुअली दे दिया, या क्रेडिट ना देने के चक्कर में दे दिया कि पेमेंट टाइम पे आ जाए, या फिर कोई और रीजन था इसका, या किसी ने कोई बेनिफिट लिया है पर्सन ने। तो आपको ये देखना होगा, इस रिपोर्ट से आपको आइडिया होगा कि मैं डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना आप सिर्फ परसेंटेज दे देते हो, परसेंटेज के साथ वैल्यू भी लिखो। अगर मान लो 50,000 के आइटम पे 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया तो 2,000 बना, लेकिन वही 25 लाख का बिल है अगर, तो उस पे आपने 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, वो 50,000 बन गया, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो साथ में आपने वैल्यू भी दिखानी है कि कितनी वैल्यू है, बिकॉज जब ओवर द पीरियड ये पाइल अप होता है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाता है। अगर आपकी 25 करोड़ की सेल है और 25 करोड़ में से आपने 10 करोड़ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया 2% का, तो वो 20 लाख की वैल्यू बन गई, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो रुपीज सच दिखाते हैं, परसेंटेज सच नहीं दिखाती, वो सच को हाइड कर लेती है। अगला है सेक्शन इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है सबके लिए। जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास तो इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, हर तरह का होता है। तो इन्वेंट्री आपका कैश ही है एक तरह से, जो आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिक्विड नहीं है। तो इसकी कैटेगरीज आप कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है जो 180 दिन से ज्यादा पड़ा हुआ है, 90 दिन से ज्यादा पड़ा हुआ है, या 60 दिन से ज्यादा पड़ा हुआ है जो मूव नहीं हो रहा, या कौन सा 1 साल से ऊपर है। फिर कौन सी इन्वेंट्री है जो नियर एक्सपायरी है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से आप कलर दे सकते हो, ग्रीन, एम्बर और रेड। रेड वाली पे आपने ज्यादा ध्यान देना है। जो भी रेड वाली आइटम है उसका नाम, क्वांटिटी, वैल्यू, लास्ट कब मूव हुई थी, क्या परचेज डेट थी, क्या रीजन है क्यों मूव नहीं हो रही, और प्रपोज एक्शन क्या लेना है, ये सब उस पर आप लिख दोगे। एक्शन में क्या हो सकता है कि डिस्काउंट देना है, या फिर किसी अच्छी मूविंग इन्वेंट्री के साथ उसको बंडल करके बेचना है, वेंडर को वापस करनी है, या किसी और ब्रांच में उसको शिफ्ट कर देना है, या फिर स्क्रैप या डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा। वो आपने देखना है क्या है। टाइम पे एक्शन लोगे तो इन्वेंट्री में लॉस कम हो जाएंगे। इन्वेंट्री में ही अगली मैट्रिक है स्टॉक आउट। कई बार क्या होता है, जो आइटम आपकी बहुत ज्यादा मूव हो रही है ना, वो स्टॉक में नहीं होती, उसके चक्कर में आपका सेल का लॉस हो गया, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। इससे सेल भी लॉस होती है और रेपुटेशन भी लॉस होती है। तो आपने ये देखना है कि कौन सी आइटम है जो बार बार स्टॉक आउट हो रही है, और उससे कितनी वैल्यू के ऑर्डर आपने मिस किए, उनसे क्या लॉस हुआ, और क्या मार्जिन था, तो कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ, क्या रीजन था कि परचेज में डिले हुआ, मार्केट में शॉर्टेज है, एकदम से डिमांड आ गई, या कोई रीजन है कि वॉर हो गई, या कहीं और से शॉर्टेज है और अनअवॉइडेबल है। तो आपने वो रीजन लिखने हैं। फिर क्या आप इस पे एक्शन ले सकते हो और कौन सा पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन है हमारा ऑपरेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पर आपने नोट करना है, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आई है तो किस किस कस्टमर की कंप्लेंट आई है, किस रीजन से आई है, क्वालिटी के कारण आई है, क्रेडिट टर्म्स के कारण आई है, या स्टाफ ने मिसबिहेव किया है, उसके लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और क्या एक्शन लेना है। कस्टमर कंप्लेंट हमेशा रेड में ही आएगी। उसके बाद अगला है कि कहाँ कहाँ पे आपने डिले किया कस्टमर को ऑर्डर देने में। अगर डिले हो रहा है, जैसे आपका टैट टर्न अराउंड टाइम 10 दिन का है, तो जो जो ऑर्डर 10 दिन से ऊपर है वो सारे यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगे। वो आपने उसके ऊपर अब क्या क्यों लेट हुए, क्या रीजन है, कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उस पर एक्शन लेना है और कब लेना है, और कौन सी डेडलाइन है, और क्या कस्टमर को आपने कम्युनिकेट कर दिया कि ऑर्डर लेट हो रहा है, उससे अपोलॉजी मांग ली या नहीं मांगी। बिकॉज अगर कस्टमर को नहीं बताओगे तो ये बहुत बड़ा लॉस है। फिर कुछ कस्टमर ना आपसे स्टॉक रिटर्न कर दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी कि हमें इसकी जगह रिप्लेसमेंट स्टॉक दो, या फिर इसको रिपेयर करके दो, काम करके दो, या वारंटी में है। तो इस रिपेयर में, एक्सचेंज में क्या आपका खर्चा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये यहाँ पे मेंशन करना है। और इसको मनी टर्म्स में भी करना है, और रेपुटेशन में लॉस कितना हुआ, और इसे फ्यूचर में कितनी सेल का लॉस हुआ, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपने क्या प्रॉफिट अर्न नहीं किया जो कर सकते थे। फिर इन सब के बाद ना एंड में आपने लिखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो रिपीट हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम अगर लगातार 3 बार रिपीट हो रही है,
या एक क्वार्टर में 4 बार रिपीट हो गई, जब आप वीकली रिव्यू कर रहे हो तो एक पैटर्न से हो रही है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस में कहीं ना कहीं चेंज या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो वो केस स्पेशल है, वो आपने हर मीटिंग में 10 मिनट डिस्कस करना ही करना है कि इसके लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखना है, और इसमें इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, और उसमें कितना खर्चा आएगा और क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जब एक्सेप्शन रिपीट हो रही है ना बार बार, तो सिस्टम की डिजाइन की प्रॉब्लम हो बन जाती है, हमें सिस्टम को ठीक करना ही पड़ेगा, और वहां पे सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब तो हो गए सब कुछ जो आपका स्टाफ आपके लिए बनाएगा। ये डैशबोर्ड देखने के बाद ना 10 मिनट आपने भी नीचे लगाने हैं, इसके ऊपर आपने डायरी में नोट करना है कि कौन कौन से डिसीजन आपके पास पेंडिंग है, कौन सी कटेशंस, परचेज के डिसीजन, क्लाइंट से मीटिंग, डिस्काउंट्स, क्रेडिट अप्रूवल्स, जो जो आइटम आपके पास पेंडिंग है, वीकली देखकर आपने उसको उसी टाइम डिस्पोज ऑफ करना है, या नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, और कंसर्न पर्सन को अलाइन कर देना है। कई बार टीम स्लो नहीं होती, आपके पास ही डाटा रुका होता है, इसलिए काम स्लो होता ही होता है। ये सब तो हो गई फ्रेंड्स डैशबोर्ड कैसे बनना है। तो इसे हम ना गूगल या एक्सेल शीट में बनाएंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे ऊपर हम कॉलम लिख देंगे लेफ्ट में कि कौन कौन से सेक्शन है, उसके बाद कौन कौन से उसके मैट्रिक हैं, मैट्रिक लिख देंगे। जैसे डेटर्स के हैं तो उनके नाम आ गए, कौन कौन सा डिले में है, फिर कौन सी वैल्यू रिस्क में है, कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और क्या एक्शन लेना है। इस तरह बन जाएगा ये डैशबोर्ड, आपका एक पेज का रहेगा डिटेल्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने ना डैशबोर्ड का एक बना के ना फॉर्मेट नीचे रख दिया है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप उसको डाउनलोड करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, और अपनी बुक द एग्जीक्यूशन गैप का लिंक भी दिया हुआ है, अमेजोन पे आप परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारी साइट closethegap.in पे आइए और अपना एग्जीक्यूशन ऑडिट कीजिए। हम आपको ऑडिट करने के बाद डायग्नोस रिपोर्ट पर्सनलाइज भेजेंगे, या आप अपने बिजनेस में क्या एक्शन ले सकते हो। फ्रेंड, इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो बताते रहेंगे, और फ्यूचर में डैशबोर्ड को डिटेल में बनाने का वीडियो भी हम आपको बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ बताया है डैशबोर्ड में क्या होता है, लेकिन इसको कैसे बनाना है, हर सेक्शन को हम फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेल पे कैसे बनाना है, एक्सेल शीट आपको दिखाते हुए यहाँ पे अपनी। थैंक यू फ्रेंड्स।